जय हिंद। वंदे मातरम। आइए जानते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका जो भारत की एक सर्वोच्च न्याय संस्था है जो स्वतंत्र है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और लोक अदालतें स्तरों में बटी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की एक ऐसी न्याय संस्था है या कहे तो संस्थान है या व्यवस्था का सबसे बड़ा एक शिखर है जिसके निर्णय सभी को मानना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने ही निर्णयों के प्रति कार्यवाही का या फिर उसको बदलने का अधिकार है। आइए जानते हैं इनके बारे में। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था स्थापित की जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है तथा उसके अधीन उच्च न्यायालय है। एक उच्च न्यायालय के अधीन कई अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। न्याय की एकल व्यवस्था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत ली गई है। हमारे संविधान में देखा जाए तो मैक्सिमम जो व्यवस्थाएं हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। इसलिए हमारे संविधान को उधार का कटोरा भी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के बारे में देखें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के तक उच्चतम न्यायालय के गठन और कार्यों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 24(1) में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश मूल संविधान में थे, किंतु इसी अनुच्छेद में संसद के न्यायाधीशों को संख्या बढ़ाने की शक्ति भी दी गई है। 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की थी। 1960 में 13, 1977 में 25, 1986 में 25 और बाकी ये बढ़ा दी गई है, कई बार बढ़ चुकी है ये। उच्चतम न्यायालय के बारे में देखें तो न्याय की एकल व्यवस्था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत ली गई। उच्चतम न्यायालय का गठन या उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका वर्णन मिलता है। उच्चतम न्यायालय के गठन में स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ तथा प्रक्रिया, इसको देखें तो ये शामिल है। कब? 124 से 147 तक अनुच्छेद में वर्णित है ये चीज। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124(2) राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिनसे वह परामर्श लेना आवश्यक समझे। 1950 से 1973 तक व्यवहार में ये था कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त किया जाता था। इस व्यवस्था का खंडन किया गया जब अजीज नाथ को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर एक बार 1977 में एम हमीदुल्ला को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर न्यायाधीश बना दिया गया। नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं हैं जो इसके लिए जो चाहिए होती हैं वे हैं अनुच्छेद 124(3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब उसके पास ये योग्यताएं होंगी। पहला, वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। तीसरा है 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील रहा हो। चौथा है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब कानून की अच्छी समझ वाला व्यक्ति हो। शपथ। उच्चतम न्यायालय में शपथ ग्रहण करने की जो जानकारी मिलती है वो अनुच्छेद 124(6) के तहत मिलती है हमें। पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष। न्यायाधीशों की पदावधि क्या होती है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 ईयर्स तक अपने पद पर बना रह सकता है। उसकी नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सही लेख द्वारा अपना पद भी त्याग कर सकते हैं। न्यायाधीशों को हटाने की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 124(4) में दिखाई पड़ती है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार कदाचार साबित होने पर, कदाचार मतलब कि उसके जो आचरण है वो सही ना हो, इस कारण से उन्हें हटा दिया जा सकता है।
और अयोग्यता की स्थिति में कि वो व्यक्ति अयोग्य है। अगला देखें तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है तथा आरोप सिद्ध होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों को हटाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि प्रक्रिया लोकसभा में आरंभ हो तो निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्यों से हस्ताक्षरित होकर प्रस्तुत होना चाहिए। जो भी प्रस्ताव यदि किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए 100 सदस्य कम से कम हस्ताक्षर करने होना चाहिए। प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजना, फिर उसके बाद स्वीकार करने पर 3 सदस्यीय समिति द्वारा जांच होना। 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन से सदस्यों की जरूरत होती है? मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश होना जरूरी है। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। लोकसभा में आरोप सिद्ध होने के बाद राज्यसभा में चर्चा तथा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि प्रक्रिया राज्यसभा में आरंभ हो तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। प्रस्ताव राज्यसभा सभापति के पास होना चाहिए, फिर उसके बाद सभापति द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाए, मतलब ये इसमें शामिल होता है। स्वीकार करने पर 3 सदस्यीय समिति फिर उसमें बैठाई जाती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, फिर प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। पास फिर वही प्रक्रिया होती है कि लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास न्यायाधीश को हटाने का अधिकार होता है। वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी देखें तो अनुच्छेद 125 में इसकी जानकारी मिलती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन कितने होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, जो भारत की संचित निधि पर आधारित होता है या फिर उन पर डिपेंडेंट होता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन, एक सेकंड में देख के बताता हूँ। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपये प्रति माह और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है 2,50,000 प्रति माह। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है 2,50,000 रुपये प्रति माह। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है 2,25,000 प्रति माह। तो ये थी जानकारी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखें तो अनुच्छेद 126 में इसकी जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब पहली स्थिति क्या हो कि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, दूसरा वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। अब देखते हैं मुख्य न्यायाधीश के संबंध में क्या आर्टिकल्स मिलते हैं। आर्टिकल 127 बताता है कि यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति न हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। अब आर्टिकल 128 क्या कहता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त यानी कि सेवा से हट गए न्यायाधीशों से उपस्थित होने के लिए अनुरोध भेज सकता है। उच्चतम न्यायालय का गठन देखें तो अनुच्छेद 130 के अकॉर्डिंग बताया गया है। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बाद उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त किया जा सकता है। अब हम देखें तो उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, मतलब बहुत बड़ा है क्योंकि ये सर्वोच्च है। इसका क्षेत्राधिकार प्रारंभिक पुनर्विचार तथा मंत्रणा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार भी उच्चतम न्यायालय पर ही है, क्योंकि जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और हमारे संवैधानिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब इनकी गारंटी हमें सर्वोच्च न्यायालय देता है। सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। आर्टिकल 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय भारत के राज्य के क्षेत्र में अवस्थित सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होते हैं। अब क्षेत्राधिकार में क्या क्या बताया गया है, इनके होते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, संविधान का संरक्षक, मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, अंतरण का क्षेत्राधिकार, अन्य शक्तियाँ, ये सब इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमें जानकारी मिलती है 131 में, अनुच्छेद 131 में।
उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को ही है। भारत जैसे इसके विवाद है इसके विषय हैं। भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद को केवल उच्चतम न्यायालय ही देखता है। भारत संघ तथा एक राज्य या अनेक राज्य और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं वो उच्चतम न्यायालय ही देखता है। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न चिन्ह निहित हो या शामिल हो, उसका भी जो मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय ही देखता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में देखें तो अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136 में ऐसे मामले आते हैं जिनका आरंभ तो निचली अदालतों में होता है किंतु उनके निर्णय के प्रति सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। संवैधानिक मामलों में देखें तो 132, 132 में बताया गया कि वस्तुतः देश का सबसे बाद बड़ा अपीलीय उच्चतम न्यायालय है। ठीक है। संवैधानिक मामलों में की गई अपील की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया गया जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। दीवानी मामले देखें तो 133 बताता है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील तब सुनी जा सकती है जब यह प्रामाणिक हो, जिसमें क्या हो कि मामले में विधि या सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न हो, यानी कि कानून से जुड़ी कोई बात हो या फिर सार्वजनिक इम्पोर्टेंट हो, यानी कि सभी के लिए कोई बातचीत उसमें हो, तो वो दीवानी मामले में आता है, उसके लिए अपील की जाती है। मामले का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो, मतलब जो भी मामला हो वो उच्चतम न्यायालय में जाने योग्य हो। फौजदारी मामलों में देखें तो 134 बताता है आर्टिकल, किसी भी आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील तब सुनी जाती है जब उच्च न्यायालय के अपील में किसी अभियुक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को परिवर्तित करके मृत्यु का आदेश दिया गया हो। मतलब कि जो दोष मुक्ति है कि किसी को फांसी की सज़ा तो दी जानी है, मतलब दोष हुआ हो उसको फांसी की सज़ा दी गई हो दोष मुक्ति के आदेश को बदलकर। ठीक है। किसी उच्च न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद को परीक्षण करने के लिए अपने पास कर लिया हो और अभियुक्त को दोष सिद्ध करके मृत्युदंड दिया हो, तो ये सब चीज़ें किस में आती है? फौजदारी मामलों में। अब देखते हैं विशेष अनुमति से अपील। 136 ये बताता है आर्टिकल, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय भारत की भूमि पर स्थित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी विषय संबंधित दिए गए निर्णयों, परिणाम, दंड या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति को स्वेच्छानुसार दे सकता है। मतलब कि उसके पास विशेष अनुमति या अपील करने की शक्ति है। सलाहकार और परामर्शी क्षेत्राधिकार इसके क्या है? 143 आर्टिकल 143 यह बताता है कि भारत के राष्ट्रपति को किसी वैधानिक परामर्श के लिए कोई विषय भेजता है तो न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की बेंच उस मामले पर निर्णय लेती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई वैधानिक राय को मानना या न मानना वो राष्ट्रपति के लिए डिपेंड करता है। उदाहरण देखें तो 24 अक्टूबर 1994 को राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद के मामले में मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकट चलैया की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय का कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया था। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 137 यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले से ही दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों को बदल सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का यह संरक्षक होता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण के लेख या रिट जारी करता है। कि मतलब कि जो ये 5 प्रकार की रिट होती है ऐसा जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। संविधान का संरक्षक है। यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपने दायित्वों का निर्वहन संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार नहीं करते तो उच्चतम न्यायालय उन कानूनों और कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो किसी न किसी रूप से संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अभिलेख न्यायालय के बारे में देखें तो अनुच्छेद 129 बताता है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने
अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। अंतःकरण का क्षेत्राधिकार, वह उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को अपने यहाँ अंतरित कर सकता है यानी बुला सकता है। वह किसी भी उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित कर सकता है, मतलब पहुंचा सकता है वहाँ पे। अन्य शक्तियाँ देखें तो उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी न्यायालयों का निरीक्षण करने और उनका कुशल प्रबंधन करने के लिए नियम बनाने का अधिकार होता है। वह सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों से सहायता ले सकता है। उच्चतम न्यायालय विधि विशेषज्ञों के लिए उचित नियम बना सकता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सभी अपदस्थ कर सकता है, मतलब उन्हें पद से हटा सकता है जब उच्चतम न्यायालय जांच करके उन्हें प्रमाणित कर दें, मतलब कि उनके विरुद्ध कोई यदि गलत चीज़ें दिखाई पड़ती है तो उच्चतम न्यायालय उसे पद से हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय लंबित मामलों को अपने पास मंगवा कर उनका निपटारा कर सकता है या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय तक स्थानांतरित कर सकता है। अब PIL के बारे में देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये होती है न्यायिक सक्रियता। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत ये मतलब अपील की जा सकती है। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में हुआ। इसका उद्भव कहाँ से होता है? अमेरिका से होता है। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, PN भगवती और चिन्नप्पा रेड्डी तथा DS देसाई ने इसकी नींव रखी भारत में। न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। मतलब कि बहुत जल्दी निर्णय सुना देना, किसी मामलों में अपने न्यायिक भूमिका का तेज करना, तो ये होता है न्यायिक सक्रियता। अब देखते हैं जनहित याचिका के बारे में। भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमों का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालतें याचिकाओं से अलग होती है और इनमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित स्वयं अदालत जाए। यह किसी भी नागरिक द्वारा या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्षों में दायर किया जा सकता है। आर्टिकल 32 में क्या बताया जाता है कि मौलिक अधिकारों के हनन में सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करने से संबंधित है और 226 में उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों या अन्य क्षेत्रों में रिट जारी का संबंध है। मतलब 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है और 226 जो है उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। अब उच्च न्यायालय के बारे में जाने तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 यानी कि 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। उच्च न्यायालय का गठन देखें तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 216 के अनुसार ये बात कही गई है। आर्टिकल 224 क्या कहता है कि न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायाधीश भी 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को यानी कि सेवा से हटाए गए न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए बुला सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में कैसी होती है? तो आर्टिकल 217 में इसकी जानकारी मिलती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। मतलब कि जिस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है। कौन? राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल से अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यता देखें तो उच्च न्यायालय में क्या इंपॉर्टेंट है इनकी योग्यता, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 62 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण नहीं होना चाहिए। भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहना चाहिए। किसी भी राज्य के उच्चतम न्यायालय में एक से अधिक राज्यों में उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता या वकील रहा हो। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 228 में यह जानकारी मिलती है। उच्च न्यायाधीश के किसी समय
राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी एक ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, जो उच्च न्यायालय के कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 233 में यह जानकारी मिलती है, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद तब रिक्त हो तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में किसी से मुख्य न्यायाधीश कार्य करने का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है। न्यायाधीशों की पदावधि देखें तो अनुच्छेद 217(1) में यह बताता है कि 62 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद रिक्ति के कारण होते हैं यदि वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे दे, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश घोषित कर दे, संसद के दोनों सदनों द्वारा उस पर सदाचार और असमर्थता सिद्ध हो जाए। 114वां संविधान संशोधन विधेयक 2010 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र 62 से बढ़ाकर 35 करने का प्रस्ताव था। वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण करने की शक्ति संसद को दी गई है। वेतन और भत्तों के बारे में हमने पहले बता दिया है। स्थानांतरण देखें तो अनुच्छेद 222 में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर सकता है। शपथ ग्रहण देखें तो अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन होने के पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख संविधान के प्रति निष्ठावान रहने तथा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की शपथ लेनी पड़ती है। अब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार देखें तो प्रारंभिक अधिकार, अपीलीय अधिकार, अधिकरण की शक्ति, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, अभिलेख न्यायालय, मुकदमों का हस्तांतरण, न्यायिक पुनरावलोकन, ये इसके क्षेत्राधिकार है जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो उच्च न्यायालय से संबंधित क्षेत्राधिकार हैं। अनुच्छेद 225 में जानकारी मिलती है कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी अभियोग सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार या अन्य कार्यों के लिए लेख रिट जारी करने का मतलब कि बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वसीयत, तलाक, जल सेना विभाग, न्यायालय का अपमान, कंपनी कानून आदि से संबंधित अभियोग भी उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार देखें तो दीवानी और फौजदारी मामलों में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। मतलब कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ वहाँ पर नहीं करा, उन्होंने दीवानी और फौजदारी मामलों में निर्णय नहीं सुना है, तो उनके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में अपील की जा सकती है जो 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति से संबंध जुड़ा हो। ऐसे मामले जहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय से करवाना अनिवार्य है, वहां उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। वैसे मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अधीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 227 में प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण 227 के अकॉर्डिंग करता है। अधीनस्थ न्यायालय से वितरण मंगा सकता है, निचले न्यायालयों में नियम बना सकता है और न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की प्रारूप भी मंगा सकता है। अभिलेख न्यायालय 215 अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, उसे अपना अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। मुकदमों का हस्तांतरण, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों को अपने यहाँ हस्तांतरित करवा सकता है यदि उसे ऐसा लगता है वह विधि के किसी सार्वगर्भित प्रश्न से संबंधित है। ऐसे अभियोगों का उच्च न्यायालय या तो स्वयं निपटारा कर देता है या विधि से संबंधित प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को वापस लौटा देता है। न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार उच्च न्यायालय की तरह भी उच्चतम न्यायालय की तरह भी संसद
तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में देखें तो अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी आर्टिकल 333 के तहत हमें मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 333 में अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणियों में न्यायालय बटे होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। प्रत्येक जिले में एक अधीनस्थ या जिला न्यायालय होता है। जिला न्यायालय या जिला अदालतों के अधीन कई निचली अदालतें भी होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हम देखें तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सामान्यतः जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाती है। राज्यपाल न्यायालय की सिफारिश पर उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार वकील रहा हो। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 प्रकार से होती है। उच्च न्यायालय द्वारा उस उच्च न्यायिक सेवा परीक्षण के परिणाम पर, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम पर आधारित। दीवानी न्यायालय मामले देखें तो जिला स्तर के न्यायालयों को चल अचल संपत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। फौजदारी यानी कि आपराधिक न्यायालय देखें, मतलब कि जो दीवानी मामले होते हैं वो नागरिक मामले होते हैं, जो फौजदारी मामले होते हैं वो अपराधों से जुड़े होते हैं। इन जिला स्तरीय न्यायालयों में मारपीट, झगड़े आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। भू राजस्व न्यायालय इसमें होता है, इसमें भूमि लगान संबंधी सुनवाई की जाती है। जिला न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में निर्णय देता है। दीवानी मामलों पर निर्णय देने पर समय इस न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश तथा फौजदारी मामलों के निर्णय में सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। लोक अदालतों के बारे में जानते हैं, इसे जनता का न्यायालय कहते हैं। लोक अदालत व्यक्तियों के बीच विवादों को शीघ्र से निपटाने का प्रयास करती है। लोक अदालत का आयोजन 6 अक्टूबर 1985 में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायविद तथा मुख्य न्यायाधीश PN भगवती की अध्यक्षता में दिल्ली में किया गया। न्यायिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में लोक अदालत के अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। केंद्र, राज्य सरकार या जिला प्रशासन निर्धारित समय पर लोक अदालत का प्रयोजन करते हैं। लोक अदालत के निर्माण सिविल अदालत के निर्णय में माने जाते हैं तथा व्यक्ति निर्णय के प्रति बाध्य होते हैं। लोक अदालत द्वारा निर्णय दिए जाने वाले कोर्ट शुल्क वापस कर देते हैं। न्यायिक पदाधिकारी अथवा सरकार द्वारा निर्धारित रखने वाले व्यक्ति लोक अदालत की अध्यक्षता करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के क्या कारण रहे कि भारतीय संविधान लिखित है और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करके संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उसे दिया गया है। भारत में संघीय व्यवस्था के कारण शक्ति विभाजन है और इनके मध्य विवाद उत्पन्न होता है, जिसे निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करके यह दायित्व उसे सौंपा गया है कि राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वह मूल अधिकारों का प्रवर्तित किया जाता है। तो यह था न्यायपालिका के बारे में। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से रिलेटेड जानकारी ये है कि अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता के कारण हटा सकता है। सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों से बहुमत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। इस विषय पर मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। किसी भी न्यायाधीश के सेवा शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो लाभकारी ना हो। उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होंगे। मतलब कि भारत सरकार की संचित निधि जो होगी उस पर डिपेंड होंगे। यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका व्यक्ति की फिर से किसी अन्य के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा उस न्यायाधीश को हटाने या संवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये था न्यायपालिक व्यवस्था के बारे में हमारी जानकारी।
न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने जाना, उच्च न्यायालय के बारे में जाना, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जाना और लोक अदालतों के बारे में जाना। जय हिंद।